हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं नेशनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 का। तो इसको आप लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट लॉ जो है हमारा, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको एक ही वीडियो में एक सिंगल वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले एनजीटी जो एक्ट है इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। 2 जून 2010 इसकी एग्जैक्ट डेट है। इसमें 38 सेक्शन है, 5 चैप्टर है और 3 शेड्यूल है, ठीक है। और 3 शेड्यूल है इसमें। और इसमें अगर अच्छे से विजुअल ना हो तो आप लोग मेरा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको ये नोट्स मिलेगी, उसमें ये क्लियरली विजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास रूल मेकिंग पावर होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी प्रेम्बल भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट दिया हुआ है, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 वाली, यूएन कॉन्फ्रेंस जो रियो डी जेनेरो वाली थी और 1992 वाली, और तीसरी कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ था जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तो ये भी इसमें इंक्लूड है इसके प्रेम्बल में। आर्टिकल सेक्शन जो 2 है, तो डेफिनेशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसे कभी पूछ लेता है कि एक्सीडेंट कहाँ डिफाइन है। तो एक्सीडेंट इसके 2 के ए में है, 2 के सी में एनवायरनमेंट है, और इसके एफ में हेजार्डियस सब्सटेंस है। तो ये इनके अंदर डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ठीक है। कभी कभी ये सब पूछ ले तो ये ठीक है। फिर चैप्टर 2 में जो है इस्टेब्लिश ऑफ ट्रिब्यूनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसका। और सेक्शन 3 में है, ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये इस्टेब्लिश करने की ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर सेक्शन 4 में कंपोजिशन दिया गया है, तो हम इस पेज में देखते हैं। यह है कंपोजिशन, चेयरपर्सन कौन होता है। तो चेयरपर्सन फुल टाइम मेंबर होता है, याद रखिएगा। और जो है कि एससी का जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसका सिटिंग और रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं, और सीजेआई हो सकते हैं हाई कोर्ट के। 10 या 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं, एससी के जजेज ही होते हैं लोग, और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, और 5 साल का उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए एनवायरनमेंट लॉ की। ये उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 में टर्म ऑफ ऑफिस दी गई है चेयरपर्सन की, तो कभी कभी ऑफिस इनकी पूछ लेता है कि कितनी टर्म है। तो 5 साल की टर्म है, और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इनका। एससी जो जज हैं उनकी एज 70 साल हुई है। सीजे जो हैं एससी के, तो उनकी 67 साल एज दी हुई है। और जो हाई कोर्ट के जज हैं तो उनकी 67 साल, और एक्सपर्ट की भी एज 65 साल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये है हमारा कि ज्यूरिडिक्शन जो पावर है, ठीक है, पावर है टू प्रोसीड इन ट्रिब्यूनल में। तो कैसे है, सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि ट्रिब्यूनल एंड शटल किस प्रकार से सेटल डिस्प्यूट करते हैं। तो सिविल केस जो रिलेट होते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो इनका अप्लीकेशन कितने दिन में फाइल कर दिया जाना चाहिए। तो 6 महीने में फाइल हो जाना चाहिए। सफिशिएंट कॉज अगर हो तो उसको 60 डेज और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। सेक्शन 17 में है लाइबिलिटी टू पे रिलीफ और कंपनसेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट अप्लाई, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इसमें अप्लाई होती है, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन जो 20 है उसमें है ट्रिब्यूनल टू अप्लाई सर्टेन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल याद रख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रिंसिपल है, पिक्यूनरी प्रिंसिपल है, पीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पोल्यूटेंट पे प्रिंसिपल जिसको पीपीपी बोलते हैं, वो है। और अपील 30 डेज में फाइल की जाती है, और 6 मंथ में इसको डिस्पोज करना होता है। 22 में दिया हुआ है कि अपील जो एससी में होगी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, वो 90 दिन में फाइल होगी, और उसका टाइम पीरियड जो 90 डेज होगा। और पेनाल्टी के रूप में दिया हुआ है, पेनाल्टी कभी कभी पूछ लेता है। सेक्शन 26 में दिया हुआ है पेनाल्टी किस चीज़ के लिए होती है। फिर जब आप वो ऑर्डर उनका कंप्लाई नहीं करते हो ट्रिब्यूनल का, तब आपको पेनल्टी लगती है।
तो अगर आप इंडिविजुअल हो, किसी पर्सन को 3 साल की सज़ा हो सकती है 10 करोड़ रुपए का, और अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू रखते हो तो 25,000 पर डे लगेगा। और अगर कोई कंपनी है, वो इंसान नहीं है लेकिन कंपनी है, तो उसको लगेगा 25 करोड़ रुपए, और अगर वो कंटिन्यू रखती है तो 1 लाख पर डे लगेगा। ठीक है, तो ये एक बार पूछा था यूजीसी नेट एग्जाम में कि कैसा मतलब एनजीटी के जो मामले हैं वो कैसे होते हैं, तो ऑलवेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है। ठीक है, और चैप्टर इसका 5 है, जो 29 सेक्शन है, तो बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, सिविल कोड को बार करता है वो। ठीक है, और मतलब यहाँ अगर मामला आ गया तो सिविल कोर्ट नहीं जाएगा। सेक्शन 30 में जो है तो कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस है, कंप्लेंट जो कंप्लेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन अगर करेगा तो उसको आफ्टर गिविंग 60 डेज नोटिस, 60 डेज का उसको नोटिस देना पड़ता है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जब कंप्लेंट मेड की जाती है तो और अभी एक और चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की, शेड्यूल जो है, तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल इसमें दी हुई है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ रखा है। देखिए, शेड्यूल 1 में पूछ लेता है कभी कभी क्या क्या है, तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से एक्ट दिए हुए हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 है जो कंपनसेशन के बारे में बात करता है, रिलीफ फॉर डैमेजेज। और शेड्यूल 3 जो है तो अमेंडमेंट्स के विषय में है। तो ये ठीक है, तो ये जो 5 जोन दिए हुए हैं एनजीटी के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि सेंट्रल जोन कहाँ है एनजीटी की। ठीक है, ईस्टर्न जोन कहाँ है, प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, ऐसे पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि 5 बेंच हैं, 5 जोन में बांटा गया एनजीटी को। जो सेंट्रल जोन है वो भोपाल में है, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, और सदर्न जो जोन है वो चेन्नई में है, ईस्टर्न जोन कलकत्ता में है, और वेस्टर्न जोन पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो छोटा सा हमारा क्लास था तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस फ्री नोट्स, और थैंक यू सो मच एवरीवन।